हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आज जो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मास्टर डायरेक्शंस केवाईसी 2016 जो आरबीआई का एक सर्कुलर आया था कि उसमें हम किस तरीके से केवाईसी, ओवीडी और सीडीडी यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस पे काम करते हैं। यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ नरेशंस दी थी, कुछ मैंने आपको एब्रीविएशंस बताई थी कि किस तरीके से सेक्शन 35 ए के तहत हम लोग काम करते हैं मास्टर डायरेक्शंस केवाईसी 2016 में। आज की मैं जो वीडियो लेके आया हूँ एक शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है कि बेनिफिशियरी ओनर कौन होता है, यानी BO बेनिफिशियरी ओनर कौन हो सकता है और एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं इन केस अगर हम ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट की। यहाँ मैं बात वैसे कर रहा हूँ तो आधार कार्ड की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आधार कार्ड ऑनलाइन कभी वेरीफाइड नहीं हो पाते, कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन कॉपी वेरीफाइड नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में हम लोग सर्टिफाइड कॉपीज़ किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, या NRI के केस में कि हमें वहाँ से किसी NRI की कुछ कॉपीज़ अगर हमें ऑब्टेन करनी हो जो सर्टिफाइड इंडिया में नहीं हो सकती, तो हमें किस तरीके से उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ चाहिए होंगी। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि किस तरीके से बेनिफिशियरी ओनर्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और सर्टिफाइड कॉपीज़ कौन सी होती हैं। चलते हैं स्लाइड की तरफ। जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नई वीडियोज़ और आने वाले हर कंटेंट के बारे में टाइम पे अवगत होते रहें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट पार्टी हमारी एक तरीके से कह सकते हैं अब एक कंसर्निंग अथॉरिटी आ गई है आरबीआई के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंसर्निंग अथॉरिटीज है जो कि आरईज यानी रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ मिलकर काम करेगी या उन्हें निर्देश देगी, इंस्पेक्शन करेगी कहाँ किस तरीके की अगर कोई मिस इवेंट हो रहा है या कोई ऐसी घटना हो रही है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिले तो उसको रोकने के लिए वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यूं समझ लीजिए कि आरबीआई एक तरीके से पुलिसिंग का काम करता है, यहाँ पे निर्देशक का काम करता है, एक निरीक्षक का काम करता है। और जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं या जो इस तरीके की संस्थाएं हैं जो कि मनी में या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एंटिटीज में काम कर रही हैं, उनको निर्देशक ये दे सकता है। ये अपना काम उस तरीके से कर रहा है। बेनिफिशियरी ओनर कौन हो सकता है? बेनिफिशियरी ओनर्स के बारे में यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जहाँ पे बेनिफिशियरी ओनर अगर कोई कंपनी है तो कंपनी में जो पर्सन होगा या तो वो खुद अकेला काम करने वाला कोई निष्पक्ष व्यक्ति होगा या फिर वो जो व्यक्ति होगा उसको कंट्रोलिंग के साथ काम करना होगा। यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वही होगा जिसके पास 25% से ज़्यादा या उसके समानांतर शेयर होल्डर्स होंगे। अगर आपके पास कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो बेनिफिशियरी ओनर उसका कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है वही होगा जिसके पास 25% से ज़्यादा की उसकी स्टेक होल्डिंग होगी। यहाँ पे कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट का जो मतलब होता है मींस ओनरशिप ऑफ एंटाइटल इज मोर देन 25% ऑफ मोर शेयर। यहाँ पे वही कंट्रोलिंग, यहाँ पे जो मैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट क्या होता है। कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट का मतलब वही हो गया कि जो कंट्रोल कर रहा है उसी का इंटरेस्ट होगा, उसके लाभ में, उसके लाभांश में, उसके प्रॉफिट में। और अगर वो 25% से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो उसका बेनिफिशियरी ओनर कहलाया जाएगा। दूसरा होता है अगर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है अगर किसी की, तो उसमें बेनिफिशियरी ओनर कौन हो सकता है? उसमें बेनिफिशियरी ओनर वही होगा जिसके 15% से ज़्यादा के शेयर होंगे। यानी कि 15% से ज़्यादा के अगर शेयर हैं और आप पार्टनरशिप फर्म में हैं तो आप बेनिफिशियरी ओनर कहलाएंगे, या तो संयुक्त रूप से या फिर आप एकल रूप से। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फर्म्स में, कुछ प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जिनके कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स होते हैं, लेकिन वो सभी माने जाएंगे बेनिफिशियरी ओनर जिनके 15% से ज़्यादा की इंडिविजुअल शेयरिंग है। राइट। बेनिफिशियरी ओनर में कस्टमर अगर अनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड बॉडी या कोई इंडिविजुअल है, यानी कि कोई कह सकते हैं कि प्रोप्राइटर है या कोई एक ऐसी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है जो संस्था एकल रूप से काम कर रही है, तो भी वहाँ 15% से ऊपर की शेयर होल्डिंग को ही बेनिफिशियरी ओनर माना जाएगा। यहाँ पे कुछ ट्रस्ट भी हो सकती है। देखिए ट्रस्ट में क्या होता है कि ट्रस्ट में अगर आप 15% से ज़्यादा की स्टेक होल्डिंग या फिर आपकी उसमें स्टेक है तो आप उसके बेनिफिशियरी ओनर माने जाएंगे। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड में 25% और बाकी पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में, ट्रस्ट में 15% की आपकी ओनरशिप से ऊपर है तो आप इंडिविजुअली उसमें बेनिफिशियरी ओनर माने जाएंगे।
अब सर्टिफाइड कॉपी भी यहाँ पे हमें जानना होगा कि सर्टिफाइड कॉपीज का मतलब आरबीआई ने क्या कहा है। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब हो गया कि वो कॉपीज जो कि आधार ऑनलाइन, जैसे आपके पास आधार है, आधार ऑनलाइन वेरीफाइड हो जाता है। कुछ एक ऐसी इवेंट भी हो सकते हैं कि जहाँ पे आपका ऑनलाइन आधार वेरीफाइड ना हो सके, या वो कोई डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन आपका वेरीफाई नहीं हो सकता, उन्हें ऑफलाइन हमें वेरीफाई कराना पड़ता है। तो वो जो ऑफलाइन हम लोग उसको वेरीफाई कराएंगे, वो किस तरीके से कॉपीज आएंगी, उसके बारे में भी यहाँ पे प्रावधान पूरी तरीके से संक्षेप में दिया गया है कि वो अटेस्टेड होंगी। गवर्नमेंट किस तरीके से उसको अटेस्टेड, नोटरी, गजेटेड, नॉन गजेटेड, कौन कर सकता है, इसके बारे में पूरा संक्षेप में वर्णन है। यहाँ पे अगर आप एनआरआई हैं और आप कोई अकाउंट या कोई किसी तरीके की यहाँ पे आप फॉरेन डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फॉरेन एक्सचेंज के सारे जितने भी रेगुलेटेड नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करेगा और जवाबदेही उसी की होगी। तो बेनिफिशियरी ओनर यहाँ पे पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की ही मानी जाएगी। अब देखिए, authorized officials of overseas branch of scheduled commercial bank registered in India। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्टिफाइड कौन कर सकता है। अगर आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, ऑनलाइन नहीं हो सकते, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन ही वेरीफाइड कराने पड़ते हैं, ऑनलाइन नहीं हो सकते। ऐसे में ऑथोराइज ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, अगर वो अटेस्ट करते हैं, जैसे ब्रांच मैनेजर या उससे ऊपर के जो लोग होते हैं उनको अटेस्ट करना पड़ता है, तो भी माना जाएगा। ब्रांचेस ऑफ ओवरसीज बैंक यानी कि कोई ऐसी, अब सपोज कीजिए एनआरआई के केस में आप बाहर के किसी ब्रांच में यानी कि दुबई या न्यूयॉर्क की किसी ब्रांच से आप अटेस्ट कराते हैं, लेकिन वो बैंक इंडिया में भी ओरिजिन होना चाहिए, तभी वो हम उसको मान्य करेंगे इन इंडिया। नोटरी पब्लिक जो कि बाहर की नोटरी पब्लिक हो, ये एनआरआई के केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटरी पब्लिक एनआरआई के केस में बाहर की जो नोटरी पब्लिक होगी उसको हम मान्य करेंगे। इसमें कोर्ट मजिस्ट्रेट जो बाहर के होंगे, जजेस, इंडियन एम्बेसी, कंसुलेट जनरल इन द कंट्री वेयर द नॉन रेसिडेंट कस्टमर रेसाइड, यानी कि वो जो एनआरआई हैं, जिस कंट्री में वो रहते हैं वहाँ की जो कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया है, अगर वो वहाँ से अटेस्टेड करा के देगा तो वो भी हम लोग सर्टिफाइड कॉपी मानेंगे।